और चलिए तमाम खबरें अब उत्तराखंड की आपको बताएंगे। सबसे पहले चमोली की बात करते हैं। जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह पर मलबा आ गया है। छिनका और पीपल कोटी के पास की अगर बात करें तो यहां पर भी काफी ज्यादा मलबा आया है और साफ करने के लिए एनएच की टीम लगी हुई है। वहीं गुलाब कोटी में भी बारिश के बाद बड़े बड़े बोल्डर गिरने से रास्ता बंद हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुलाब कोटी में भी बोल्डर गिर रहे हैं। रास्ते को साफ करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम जुटी हुई है और गुलाब कोटी में भी आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर आ गए, बोल्डर आ गए और रास्ते को खोलने का काम जारी है। हालांकि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों में बंद हो चुका है और बार बार बाधित होता है भूस्खलन की वजह से, और एक बार फिर से यही समस्या देखने को मिली, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है, लोग रास्ते में ही फंस जाते हैं और इस तरह की समस्याएं लोगों को देखनी पड़ती हैं। तो देर रात से यहाँ पर जिले में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से भूस्खलन भी बढ़ गया है और जिसकी एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जोशीमठ से, लाइव सीधा रुख करेंगे। नितिन, अभी क्या स्थिति है? कब तक रोड खोल दिया जाएगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या कह रही है? जी, चमोली जनपद में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड है वहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। चाहे हम छिनका की बात कर लें या पीपल कोटी की बात कर लें या नया स्पॉट अब जो एक गुलाब कोटी के पास हुआ है वहाँ पे भी लगातार मलबा गिर रहा है। इसके अलावा जो गौचर के कमेड़ा के पास जो पिछले दिनों लगभग 100 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी वो भी अभी सुचारू नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर हम पूरे प्रदेश भर की बात करें तो लगभग 250 से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो प्रदेश भर में बाधित बताई जा रही है। उसमें ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें नेशनल हाईवे शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश हो रही है उसकी वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल नेशनल हाईवे का है। जगह जगह नेशनल हाईवे बाधित हो रहे हैं, यात्रियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा लंबा सफर लोगों को झेलना पड़ रहा है। और अभी भी मौसम विभाग ने पहाड़ों में और बारिश की का जो पूर्वानुमान है वो जताया है। आने वाले कुछ दिनों में और पहाड़ों में अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन सड़क अगर की हम बात करें तो प्रशासन की ओर से, एनएच की ओर से जो रिस्पांस टाइम है वो काफी कम है, लेकिन पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। कहीं पर भी कभी भी कोई भी बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूट कर आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये मुश्किल हालात भी पैदा हो रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जोशीमठ नगर क्षेत्र में कभी बड़ा हादसा हो सकता है और ये हम नहीं बल्कि जोशीमठ की तस्वीरें बता रही हैं। यहाँ के रेड जोन इलाकों में एक बार फिर से भू धंसाव हो गया है। देखिए, बीती 2 जनवरी से जोशीमठ नगर क्षेत्र में जगह जगह दरारें पड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मनोहर बाग, सिंगधार, गांधीनगर, सुनील और मारवाड़ी वार्ड में तेजी के साथ दरारें पड़ने लगी हैं। फरवरी से जून तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन मानसून शुरू होते ही जोशीमठ नगर क्षेत्र के खेत खलियानों पर आफत एक बार फिर से आ गई है। पैदल मार्ग तो एक तरफ पूरे धंस गए हैं और सड़क पर दरारें पड़ चुकी हैं। पहले थोड़ी हल्की फुल्की दरारें थी, लेकिन आजकल जब से 2-3 दिन से लगातार बारिश आए उस वजह से हमारे जो नीचे के सबसे नीचे के खेत हैं वो पूरे टूट चुके हैं। हम लोगों ने उसमें अनाज बोए थे, अनाज भी पूरे टूट चुके हैं, दब गए हैं नीचे। मतलब पूरा इतना गहरा हो रखा कि एक आदमी अंतर बाहर कर सकता है, इतना गहरा हो रखा है। जोशीमठ महाविद्यालय में भी दरार दिखाई दे रही है। यहाँ परिसर में कई सुरक्षा दीवारें टूट गई हैं। विज्ञान भवन पर दरार पड़ चुकी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि औली रोड पर पड़ी दरारों का निरीक्षण करवाया जाएगा, जबकि दूसरी जगह जो दरारें पड़ी हैं वो भू धसाव या फिर बारिश की वजह से नहीं पड़ी हैं। वार्ड मनोहर बाग, वार्ड मारवाड़ी और सिंगधार का भ्रमण किया गया, जिसमें मनोहर बाग वार्ड में औली रोड पर एक नई दरार परिलक्षित हुई है, जिसके संदर्भ में तत्काल भूवैज्ञानिक को एक बार आकर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। कोई भी दरार बड़ी नहीं है और स्थानीय लोगों ने भी बताया कि भू धसाव के कारण दरारें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन कुछ स्थान पर भारी बारिश के कारण कुछ क्षति हुई है, जिसे नगर पालिका के द्वारा ठीक करवाया जा रहा है। मानसून की वजह से जोशीमठ एक बार फिर से भू धसाव के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। खेत बर्बाद हो रहे हैं, पैदल रास्ते टूट रहे हैं और घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे लोग खौफ में जी रहे हैं। इन सब के बीच प्रशासन दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
रामनगर के लखनपुर में गोली चलने से सनसनी फैल गई और यहां पर सुनील जोशी नाम के एक शख्स को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम राहुल पांडे है। गोली चलने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पीड़ित का कहना है कि आरोपी के खिलाफ वो पहले ही भी शिकायत कर चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दुकान से जीवंदा की दुकान के बाहर से तो मुझे गोली मार दी सीधे, और मैं अब गोली मार दी सीधे। मेरे साथ ये लड़का खड़ा था, इसको मारने के लिए भागा, ये भाग गया चुंगी को। मतलब रोड में गिरा सर? ये रोड पे गिरा, इसको मारने के लिए भागा हो। गोली किसने चलाई? रोहित पांडे नाम का लड़का है, उसके खिलाफ मैंने एक महीने पहले रिपोर्ट लिखा रखी है। उसके खिलाफ विपिन जोशी आमनंडा और राहुल जिप्सी जो जिप्सी चलाता है, इन तीनों पे पहले मुकदमा कर चुका। रुड़की से बड़ी खबर मिल रही है। 25,000 का फरार इनामी पार्षद के घर और ऑफिस पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर नोटिस चस्पा कर दिया है। फरार पार्षद सचिन चौधरी पर कानूनगो के साथ मारपीट का भी आरोप है और उस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो कानूनगो के साथ मारपीट का यह आरोपी है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही है? संपत्ति की कुर्की तो हो चुकी है, आगे क्या एक्शन? दरअसल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला आपदाग्रस्त क्षेत्र में जब कानून गो निरीक्षण करने गए तो उस दौरान जो बीजेपी पार्षद है सचिन चौधरी, उसने कानून गो के साथ मारपीट की थी। उसके बाद पुलिस लगातार उस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। लेकिन अब पुलिस ने जो आरोपी सचिन है उसे 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उसके बाद से लगातार दबिशें दे रही है, लेकिन अभी तक सचिन की कोई जानकारी पुलिस को हासिल नहीं हुई। और उसके बाद जो HRDA ने जो सचिन चौधरी है उसके कुछ भवनों को सील किया है, निर्माणाधीन भवनों को सील किया है। अब पुलिस ने मुनादी करके जो उसके भवन हैं, जो उसके निर्माणाधीन है और जो जिसमें रह रहा था, उसकी दुकान, ऑफिस, तमाम से जो चीजें हैं उसकी प्रॉपर्टी को नोटिस चस्पा कर दिया है, कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। पुलिस का साफ कहना है कि यदि इसके बावजूद भी सचिन कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसको कुर्की की जाएगी। लेकिन अब पूरे मामले में देखने वाली बात ये होगी कब सचिन पेश होता है और पुलिस क्या इस दबिश के दौरान क्या सचिन को पकड़ पाती है। जी ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की है और इसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और जब तक शिकायतकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक उसे जबरदस्ती क्लोज ना किया जाए। सीएम धामी ने संदेह होने पर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की शिकायतों की जांच के लिए गढ़वाल कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी सचिव को कहा है। सीएम धामी ने सभी विभागों को एक नोडल अधिकारी नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है। तो सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की गई है। सुनील प्रभात ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। तो सुनील, काफी महत्वपूर्ण ये निर्देश हैं जो दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से, और क्या कुछ कहा गया है अधिकारियों को किस तरीके से हेल्प की जाए उन लोगों की जो 1905 पर कॉल करते हैं? देखिए सीनम, सरकार का उद्देश्य रहा है कि सुशासन की दिशा में सरकार ने 4 सूत्र दिए थे: सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि। यानी कि यदि आम जनता शिकायत करती है तो उसकी शिकायत आसानी से सरल तरीके से सरकार तक पहुंचे, उसका समाधान हो, उसका निस्तारण किया जाए और शिकायतकर्ता को संतुष्टि भी हो कि उसकी शिकायत सुनी गई है। इसीलिए 1905 बनाया गया है हेल्पलाइन नंबर। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर आप कॉल करके मोबाइल ऐप के जरिए या फिर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जाकर आप अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। इस पर महीने में 2 बार अधिकारी इसकी समीक्षा करते हैं। वो देखते हैं कि शिकायतें सुनी गई, निस्तारण इनका हुआ या नहीं हुआ। खुद शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं और महीने के अंतिम सप्ताह में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी बिल्कुल क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं 1905 की। कल भी जब मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा मीटिंग की तो मुख्यमंत्री ने कई शिकायतकर्ताओं से सीधे तौर पर बातचीत की। उन शिकायतकर्ताओं को जो मुख्यमंत्री ने खुद पोर्टल से चुने थे कि मैं इन लोगों से बात करता हूँ, ताकि वस्तुस्थिति जो है सामने आ जाए। इसी दौरान ये बात भी सामने आई कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिन्होंने एक ही दिन में बड़ी संख्या में शिकायतों का निस्तारण किया था। मुख्यमंत्री को आशंका हुई कि आखिर एक ही दिन में इतनी सारी शिकायतों का निस्तारण कैसे हो सकता है, तो इसके लिए जांच भी बिठा दी गई और अधिकारियों से लगातार कहा गया है कि जब तक शिकायतकर्ता को पूर्ण रूप से वो संतुष्ट नहीं हो जाता कि उसकी बात सुनी गई है तब तक उसकी रिपोर्ट को क्लोज न किया। बिल्कुल। और सुनील, सुशासन के लिए ये जरूरी भी हो जाता है जो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं बद्रीनाथ धाम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित टिप्पणी दी है और अब इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीखा हमला किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि एसपी नेता की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के सदस्य के रूप में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। धामी ने आगे लिखा है कि विचार इन पार्टियों के अंदर सीमी और पीएफआई की विचारधारा को दिखाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं देहरादून से अगली खबर। उत्तराखंड में खुलेंगे 13 निर्भया हॉस्टल। केंद्र सरकार ने 48 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। 50 बेड के निर्भया हॉस्टल को मंजूरी मिल गई है। भीमताल, हल्द्वानी, भगवानपुर, सेलाकुई, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में ये हॉस्टल बनेंगे। महिलाओं और उच्च शिक्षा के स्टूडेंट्स को इससे काफी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में 86 मोटर पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। इसमें से 12 पुल तो खतरनाक हालत में हैं, जिन पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। पुलों की सबसे खस्ता हाल गढ़वाल में है। दो 2021 में बरसात के दौरान देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर बना रानी पोखरी पुल बीच से ध्वस्त हो गया। 2022 में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जाने वाली थानो रोड पर सोंग नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। तो इस साल कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल भी बीच से ढह गया। बवाल मचा तो प्रदेश भर में पुलों का सेफ्टी ऑडिट के आदेश जारी कर दिए गए। प्रदेश भर में मौजूद करीब 3262 पुलों में से 2200 पुलों का ऑडिट किया जा चुका है। रिपोर्ट बताती है कि 86 पुल सेफ्टी ऑडिट में फेल हो गए। इनमें 12 पुल तो खतरनाक हालात में हैं। इनकी जगह अब नए पुल बनाए जाएंगे। जितने पुलों का निरीक्षण किया गया है, लगभग 2200 पुलों का निरीक्षण किया गया, उसमें 86 पुल हैं जो असुरक्षित या खतरे की स्थिति में आए हैं। तो उनमें ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुल जिनमें फिजिकली ये इंश्योर किया जा सकता है कि माइनर रिपेयर की आवश्यकता है, उसको तत्काल माइनर रिपेयर किए जाएं। सबसे ज्यादा गढ़वाल में 60 पुल अनफिट पाए गए, जबकि कुमाऊं में 26 पुल सेफ्टी ऑडिट में फेल हो गए। अब बड़ी जांच के लिए आईआईटी रुड़की जैसे एक्सपर्ट्स एजेंसियों का चयन हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पुलों का सेफ्टी ऑडिट पहली बार कराया जा रहा हो। ये काम पहले भी हुआ, मगर रिपोर्ट सालों तक फाइल में सड़ती रही और पुल जर्जर होकर खुद ही ध्वस्त हो जाते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा का एक बयान बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और उस पर राजनीति हो रही है। इधर कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के एक नेता को नोटिस थमा दिया और पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर के स्लीपर सेल ही माहौल खराब कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केवल ऐसा कि जिंदाबाद करण महरा जिंदाबाद करने से जिंदाबाद नहीं होगी। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। बेटी मार दी, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत छिपा दिए, लेकिन गढ़वाल सोया है। इसी महीने गढ़वाल में हुई कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा का कोई खास असर नहीं रहा। अलबत्ता यात्रा के दौरान करण मेहरा का दिया गया एक भाषण जरूर चर्चा में है। अंकिता भंडारी की बात उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने कहा था कि गढ़वालियों का खून पानी हो चुका है। करण महरा ने अपनी बात राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कही। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण को क्षेत्रवाद से प्रेरित बताया। मामला गर्म हुआ तो कांग्रेस की नजरें अपनी ही पार्टी के नेताओं पर घूमी। आरोप लगा कि ऐसे नेता बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। अंदर से हुई और उसको बाद में बीजेपी ने पकड़ा। इस बार भी शुरुआत कांग्रेस के अंदर से हुई है, उसके बाद बीजेपी ने उसको लपका है और उसको और प्रचारित करने का काम किया है। तो मैं कहता था, जो मैंने शुरू में बनने के बाद कहा था कि स्लीपिंग सेल्स हैं, और मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर रह के पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। अरे भैया, अगर भीड़ नहीं आई तो क्या आप गाली दोगे गढ़वाल के लोगों को? क्या मतलब क्या है ये कहने का मतलब? क्या तात्पर्य है भैया आपका कहने का? और कोई एडिटिंग विडिटिंग नहीं हुई है। वीडियो में उन्होंने कहा है, और जो उन्होंने कहा है तो भाई आप ये कहो ना कहा है। अब या तो तुमने गलती से कहा है। करण महरा के बयान की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता मनीष खंडूरी का एक वीडियो सामने आया है।
बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने गुरुवार को मनीष का वीडियो अपने फेसबुक पेज में अपलोड किया और उनकी भाषा पर आपत्ति जताई है। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंडी पे थूकता हूं। गढ़वाली नहीं आप, पहाड़ी नहीं आप, उत्तराखंडी नहीं आप, थूकता हूं। मनीष खंडूरी पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मनीष की बहन रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर हैं। मजेदार बात यह भी है कि क्षेत्रवाद का जो मुद्दा बीजेपी ने करण माहरा के हवाले से लपका तो वह फिलहाल मनीष खंडूरी पर जाकर अटक गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में एक बार फिर से स्लॉटर हाउस खोलने जाने की मांग को हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने 4 हफ्ते के बाद की नई तारीख तय की है। ईद के लिए सिर्फ 1 दिन की मोहलत मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर से स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे। सरकार ने 4 मार्च 2021 को हरिद्वार जिले में सभी स्लॉटर हाउस बंद करने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। रामनगर से अगली खबर है। यहां पर बन्नाखेड़ा रेंज से एक बाघिन को पकड़ा गया है। बेल पोखरा में बाघिन आबादी वाले इलाके में घुस गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। बाघिन को पकड़ा गया और फिर रेस्क्यू करके चूना खान लाया गया। बाघिन को जंगल में छोड़ा जाएगा या फिर रेस्क्यू सेंटर में ही रखा जाएगा, इस पर फैसला कल लिया जाएगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग का ये मामला है। नैनीताल में गुरुवार को रोपवे हवा में रुक गई है। जब ट्रॉली रुकी तो उस वक्त ट्रॉली में 12 लोग थे, जिसमें 6 विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। इसके साथ ही 5 स्कूली बच्चों के साथ एक कर्मचारी करीब आधे घंटे तक फंसा रहा। इस दौरान पर्यटकों की जान अटकी रही, लेकिन केएमवीएन की टीम ने रेस्क्यू कर सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आसानी से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि ठीक 3:30 बजे पर्यटकों को लेकर रोपवे ट्रॉली स्नो व्यू की ओर ले जा रही थी और अचानक रोपवे से आवाज आने लगी, जिसके बाद ट्रॉली को रोक दिया गया और सभी पर्यटकों को नीचे उतार दिया गया। रहे थे हमने तो सोचा पहले लाइट चलेगी, मैं बच्ची को लेने आई हूँ, तो सबसे पहले मुझे ही किया, मैं हालांकि सेफ्टी से किया, लेकिन कुछ फॉल्ट आने की वजह से रेस्क्यू किया गया। तकरीबन कितनी देर वहाँ रहना पड़ा? 20 मिनट तो हो ही गया था। मैंने सोचा लाइट चलेगी होगी, फिर मैंने उनसे पूछा, ट्रॉली अटकी हुई थी, मैंने उनसे पूछा ये चलेगी नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये खराब हो चुकी है, नीचे भी ट्रॉली अटकी हुई है, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। से एक नीचे काउंटर वेट है हमारा, जहाँ से सारा ऑपरेट होता है, वहाँ से हमें एक आवाज़ आई, मैकेनिकल साउंड आई, तो हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि बैरिंग टूट चुका था, बैरिंग की आवाज़ थी वो। इस वजह से सेफ्टी साइड रह के हमने प्रिकॉशनरी बेस पे पैसेंजर ट्रॉली वहीं पे रोक दी और पैसेंजरों को रेस्क्यू कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज कमद में छात्राएं बेहोश होकर जमीन अजीब सी हरकत करती हुई नजर आई। बेहोश होकर जमीन पर गिरती हुई दिखाई दी और इसके बाद वीडियो भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कुछ छात्राएं विद्यालय के नए भवन में प्रवेश करते ही बेहोश हो गई, उसके बाद अपने होश में नजर नहीं आई। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की नई बिल्डिंग में जाने के बाद से लगातार ये समस्या आ रही है, लेकिन कई छात्राएं एक साथ बेहोश हो गई और अजीब सी हरकत करने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, उन्हें गांव लाया गया और डॉक्टर का ये कहना है कि मास हिस्टीरिया का मामला है। जब शरीर तनाव को नहीं झेल पाता तो ऐसी स्थिति हो जाती है। वहीं इलाके में खासी चर्चाएं हैं और लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर भी देख रहे हैं। के पास गए, हम लोगों ने वहाँ पूछा और जो हमारे देवता के अवतार है उन्होंने कहा कि ये सब मेरे दोष के कारण, और यहाँ पर जो पूजन होता है, जो हमारी संस्कृति बताती है कि जो पूजन विधिवत रूप से उद्घाटन पूजन होना था वो नहीं हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर छात्रों की जो अधिकतर छात्राएं बीमार हो। हाँ, इस समय मैं देख रहा हूँ एक आध दिन से कुछ बच्चे जो हैं वो असामान्य तरीके से जो है वो अस्वस्थ हो रहे हैं और हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्यों हो रहा है। तो बेसिकली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या है, तो वो उन लोगों को होता है जो जिनमें स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता उतनी नहीं होती। तो जिन लोगों में स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता नहीं होती, तो जब बॉडी स्ट्रेस को हैंडल करती है तो ये हो जाता है। तो माइंड स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, ये बॉडी को स्ट्रेस को हैंडल करने का एक तरीका है।
हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में धीमी गति से चल रहे कामों और प्रस्तावों में नाम न जोड़े जाने से कई जिला पंचायत सदस्य और विधायक नाराज दिखे हैं, जिसके चलते जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में चल रही बैठक में काफी हंगामा देखने को मिला। बैठक में कई बार जिला योजना समिति के सदस्य और जनप्रतिनिधि आपस में उलझते हुए नजर आए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर कुछ नाराजगी है। कामों की गति बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 62 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। काम में थोड़ा सा स्लो हैं तो वो हम काम करवाएंगे निश्चित रूप में। और आपको पता है कि यहाँ मेले होते रहते हैं, बहुत से कार्य होते रहते हैं, तो निश्चित रूप में मैंने बाढ़ का क्षेत्र भी किया है और इस समय केंद्र की टीम भी आ रही है पूरा आकलन करने के लिए, तो हर संभव सहायता क्षेत्र को दी जाएगी। नेपाल से आया प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचा और वहां पर बीजेपी के कामकाज का तरीका समझा। बीजेपी को जानो थीम पर आए नेपाली डेलीगेशन ने कहा कि पार्टी के काम करने का तरीका शानदार है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का कार्यक्रम किसी भी सरकारी ऑफिस में होना चाहिए था। बीजेपी कार्यक्रम अंतर्गत ये था। लास्ट ईयर हमारे पार्टी के अध्यक्ष नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वहाँ वो लास्ट ईयर आया था बीजेपी के आमंत्रण में। ये दूसरे बार हम आ रहे हैं। लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्वरूप को, संगठन ढांचे के संदर्भ में आप हमारे मध्य में थे। हमने भी नेपाल के आपके दल के संगठन भाव को समझा और अपने बारे में बताया कि ये सरकारी कार्यक्रम होता तो अच्छा लगता, क्योंकि कांग्रेस में भी गोरखा सेल है, अन्य पार्टी के भी ऐसे लोग हैं जो गोरखा समाज को नेतृत्व करते हैं। उन सब के साथ मुख्यमंत्री आवास में हो जाता या सरकारी दफ्तर में ये कार्यक्रम होता तो और लोग भी वहां जा सकते थे। और जब कोई और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।